हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस.com में। दोस्तों क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईटीएम बनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ये पार्ट 3 लेके आए हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे नई तकनीकें तथा प्रश्न, यानी कि अभी जो हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूर्ण रूप से खोजा नहीं गया है, तो अभी भी लोग जो है लगे हुए हैं उसके खोज में। ठीक है, तो क्या क्या नई तकनीकें अपनाया गया है, यानी कि कौन कौन सा अपनाना चाहिए, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सभ्यता के पतन का एक्चुअल कारण पता करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक कारण तो था, लेकिन प्राकृतिक कारण में कौन कौन सा कारण, जैसे कि बाढ़, सुखाड़, जंगल की कटाई वगैरह, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों खोजों का वर्गीकरण, यानी कि कैसे कैसे खोजा गया था, किस तरीके से, उसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कि हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, यानी कि कौन से साल में कौन कौन सा घटना हुआ है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 12 जो हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न में पढ़ते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ईटीएम बनके तथा अस्थियां, पहले हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, पहला और दूसरा वीडियो को नहीं देखे इस चैप्टर का, तो प्लीज पहले जाके आप उसको देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। इससे आपको समझ में ज्यादा आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, और अगर आप कहीं से पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे चीजों को पढ़ा है, मोहर के बारे में पढ़ा है, बहुत सारा चीजों के बारे में। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना चाहिए, उसके बाद ही पार्ट 3 यानी कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नई तकनीकें तथा प्रश्न, तकनीकें मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जिसका नाम है जनरल आर.ई.एम. व्हेलर, इसने समस्या का निदान किया और व्हेलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय टीले स्तर विन्यास का अनुसरण अधिक जरूरी है। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को जो पता है ज्यादातर खुदाई करके किया गया है, लेकिन ये जो जनरल आर.ई.एम. व्हेलर है, जो कौन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर है। ठीक है, तो इसने ये समस्या का निदान किया और कहा कि भाई टीले स्तर विन्यास का अनुसरण अधिक जरूरी है, अनुसरण अधिक जरूरी है। अब आर.ई.एम. ने सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में सैनिक परिशुद्धता को शामिल किया, मतलब यहां पर भी उसने सैनिक परिशुद्धता को शामिल किया इन सभी का खोज के लिए, टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेवलप किया और टीले स्तर विन्यास का अनुसरण अधिक जरूरी मतलब कि होता है। इसके लिए खुदाई वगैरह नहीं, टीला चाहिए, डायरेक्ट लंबा से खोदो और सीधा उसके बारे में पता करो। कुछ इस प्रकार का तकनीकी का जो इस्तेमाल किया गया। अब देखिए पाकिस्तान बनने के बाद अब महाद्वीप के सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। जैसे कि पाकिस्तान जब ये, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 1947 में अलग हुआ, ठीक है, 1947 में, और वहीं पे आपका हड़प्पा सभ्यता जो है वो कई हजार साल पहले था, जिसके कारण बहुत सारे क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में चला गया। तो यही बात कह रहा है कि पाकिस्तान बनने के बाद अब उपमहाद्वीप के सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। कच्छ, गुजरात का क्षेत्र में जब व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया गया तो बहुत सारे हड़प्पाई बस्तियों का पता चला, यानी कि कच्छ जो कि गुजरात में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कच्छ, तो वहीं पे एक व्यापक स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर उस पर जो है सर्वेक्षण किया गया, जांच किया गया, तो वहां पर बहुत सारे हड़प्पाई बस्तियों का पता चला। ठीक है, अभी भी। और फिर पंजाब और हरियाणा में अन्वेषणों मतलब क्या होता है, खोजों, तो खोजों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नया नाम और भी जुड़ गए। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा में भी खोजा तो वहां पर भी कई नाम जुड़े हैं, और कच्छ और गुजरात में भी बहुत ज्यादा हड़प्पाई बस्तियों का पता चला है। अब नया अन्वेषण अभी भी जारी है, और ये नया अन्वेषण, यानी अन्वेषण मतलब क्या, खोज, वो जो है अभी भी जारी है। हड़प्पा के सभ्यता के बारे में अभी भी जांच वगैरह, सर्वेक्षण वगैरह कर रहे हैं। 1980 के बाद हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर विदेशी विशेषज्ञ भी संयुक्त रूप से काम करने लगे हैं। पहले तो आप जानते हैं दयाराम साहनी वगैरह 1921 में खोजा गया था, लेकिन अब 1980 के बाद अब विदेशी लोग जो हैं उन लोगों को भी इंटरेस्ट लगा, उन लोगों को भी अच्छा लगा, और वो लोग भी जो अभी इसका जांच पड़ताल सर्वेक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का अगर ये क्वेश्चन पूछे नई तकनीकें और प्रश्न, तो ये दोनों चीज, यानी कि प्रश्न भी यहीं से बता, नई तकनीकी कैसे कैसे करके क्या किया जा रहा है वो आपको यहाँ से जवाब देना है। ठीक है, कैसे कैसे 1980 के बाद वगैरह, इस पॉइंट को लिख देना, काफी इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एक्चुअल पॉइंट को, कि सभ्यता के पतन का कारण, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, यानी कि सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि भाई प्राकृतिक कारण है। अब प्राकृतिक कारण में क्या, तो सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज हो गया था। फिर वनों की कटाई, जिस कारण क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता भंग अर्थात सुंदरता जो है वो खो बैठा। ठीक है, फिर बहुत ज्यादा बाढ़, यानी कि उसी समय बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था, इसी वजह से बड़े पहाड़ जो कि हड़प्पा को घेर कर रखे थे वह टूटकर बह गया। ठीक है, और नदियों का सूख जाना,
जिस कारण पहले तो बाढ़ आया, सबसे पहले क्या आया, जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर जंगल वगैरह काट गया जिसके कारण सुंदरता गया, उसके बाद ज्यादा बाढ़ आने से पहाड़ वगैरह जो घेर के रखा था हड़प्पा सभ्यता को वो भी गया, वो भी बह गया। फिर क्या हो गया, लास्ट में बाढ़ वगैरह आके फिर सूख गया, फिर नदियों का सूख जाना जिस कारण जंगल, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी मरने लगे, ठीक है, मरने की कगार पर आ गए। फिर जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, जनसंख्या वगैरह बढ़ने लगा, अब ये सब कुछ खत्म होने लगा और जनसंख्या बढ़ने लगा, तो जनसंख्या क्या किया, वो खेती वगैरह करने ज्यादा लगा, तो जनसंख्या बढ़ती गई और बहुत सारे भूमि पर खेती की जाने लगी। एक ये भी रीजन था कि जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। फिर पश्चिमी सभ्यता का प्रसार और लास्ट में एक आर्यों के द्वारा आक्रमण किया गया था जो कि बनाया वैदिक सभ्यता, जो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में कौन आते हैं, आपका आर्य समाज के लोग आते हैं, यही आर्य है जो कि हड़प्पा सभ्यता को खत्म किया था, ठीक है। वैसे तो सबसे ज्यादा रीजन वो प्राकृतिक, नेचुरल यानी कि प्रकृति के कारण हुआ था, लेकिन ये लोगों ने भी हमला किया था उसको कमजोर देख करके, ठीक है। हम लोग इसमें कंप्लीटली चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बहुत मजे के साथ, अभी सिर्फ जो है उसको पढ़ते हैं। अब देखिए, अतीत को अर्थात बीते हुए परिघटना को जोड़कर पूरा करने की समस्या। हड़प्पाई लिपि से प्राचीन सभ्यता यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है। खोजें प्रारूप की बाजार संयोगिक होती है। प्रारूप का अर्थ नमूना होता है, अर्थात टिपिकल तथा संयोगिक का संवेग चांस है। मतलब अगर हम लोग अतीत को अर्थात बीते हुए परिघटना को जोड़कर पूरा करेंगे, समस्या वगैरह निकालेंगे, तो हम लोगों को कोई भी सहायता नहीं मिलता हड़प्पाई लिपि से। हड़प्पाई लिपि मतलब समझ रहे हैं, जो मोहर पर जो लिपि लिखा गया था, लिपि यानी कि कोई शब्द लिखा गया था जिसको अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। अतीत से जोड़ता है, वर्तमान से जोड़ता है, हर तरह से जोड़ने पर भी अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का अभी भी समस्या है और हो सकता है कभी ना मिले, ठीक है। अब देखिए खोजों का वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन ऑफ सर्च, तो इसको थोड़ा समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा स्तर, पहला स्तर, तो देखिए वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त वस्तुएं जैसे कि पत्थर, मिट्टी, धातु, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती है। हाँ चलिए देखिए, तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त वस्तुएं जैसे कि पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, धातु हो गया, अस्थि यानी कि हड्डी हो गया, हाथी दांत हो गया आदि के आधार पर पूरा तात्विक अपने खोजों को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, अर्थात वर्गीकृत करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों ने, जैसे कि दयाराम साहनी वगैरह जिन लोगों ने भी, विद्वानों भी जो खोज किया था हड़प्पा सभ्यता का, तो वो लोगों को अलग अलग चीज मिला और उनसे वो अलग अलग चीज का अनुमान लगाया। जैसे पत्थर से कुछ अलग चीज का लगाया, मिट्टी से अलग, धातु अलग, अस्थि अलग, इन सभी से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, यानी कि अलग अलग वर्ग में इसको बांटा, अर्थात वर्गीकृत करता है। अब दूसरा आधार क्या है, जटिलता के आधार पर। सबसे पहले सामान्य सिद्धांत जो है प्रयुक्त वस्तुएं जैसे कि वहां पर पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, धातु, ये सभी चीजों का वहां पर उपयोग होता था, तो इससे भी हम लोगों को पता चला। फिर दूसरा आधार जो है वो है आपका जटिलता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। साथ ही साथ पूरा तात्विक को यह तय करना पड़ता है कि खोजी गई वस्तुएं औजार, आभूषण यानी कि ज्वेलरी या फिर दैनिक जीवन की अन्य उपयोगी वस्तु हैं, ठीक है। और फिर दूसरा स्तर हम लोग कैसे पता चला, तो खोजी गई वस्तुएं जैसे कि औजार हो गया, ज्वेलरी यानी कि आभूषण हो गया, या फिर दैनिक जीवन की अन्य उपयोगी, वो लोग जो अपने निजी जीवन में यूज करते थे, उन तरह का चीजों से हम लोगों को भी इसके बारे में पता चला, ठीक है। तो दो भाग में हो गया। फिर तीसरा क्या है, इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि प्राप्त वस्तुएं अर्थात खोजी गई वस्तुएं यानी कि जो वहां पर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति मिला, तो वो जो मूर्ति मिला वो कहां से मिला, वो कैसे मिला, वो कब्र से मिला या फिर घर से मिला या फिर नाले से मिला, ठीक है। तो यही है कि इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है कि प्राप्त वस्तुएं अर्थात खोजी गई वस्तुएं का स्थान कहां था, यानी कि वो जो चीज मिला वो कहां से मिला, वो कहां से प्राप्त हुआ, घर से या फिर कब्र से या फिर नाले से। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी उठता है कोई भी चीज को प्राप्त करने से पहले। तो इस प्रकार का खोजों का वर्गीकरण 3 वर्गों में बांटा गया है इसको, ठीक है। अब देखिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर खोजों का वर्गीकरण दीजिए, तो आपको 3 चीज देना है कि भाई दूसरा स्तर जो है वो है आपका औजार, आभूषण, ज्वेलरी। तीसरा स्तर यानी कि पहला स्तर जो है वो आपका पत्थर, मिट्टी, अस्थि वगैरह, 2 पॉइंट लिख देना है। तीसरा पॉइंट में इस बात को लिख देना है कि अगर कोई सामान को वहां पर मिला तो वो कहां से मिला, कैसे मिला, किसको मिला, ये सभी चीजों को जो है ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप लोग पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट को देखिए, व्याख्या की समस्या। अब ये व्याख्या की समस्या क्या है, इसको थोड़ा मैं आपको अपने भाषा में समझाऊं। तो जैसे कि देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया गया है, तो वो लगभग 50% या फिर जितना भी परसेंट हो, ये परसेंट पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा चीज जो है वो अनुमान से बताया गया है, ठीक है। अब मोहर को देख लिया तो मोहर से पता लगा कि भाई बाजार पर इसका प्रयोग करता होगा, शायद यानी कि ओमान वगैरह में बिजनेस करने के लिए जाता होगा तो वहां पर इसका प्रयोग करता होगा। यानी कि बहुत ज्यादा चीज जो बताई गई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो अनुमान के तहत, यानी कि एक सही आइडिया लगा के बताया गया, ठीक है। तो अब देखिए सही आइडिया हर जगह चलता है, लेकिन वहीं पे अगर
धर्म में आ जाए तो ये सही चीज नहीं चलता। धर्म में जो लिखा हुआ है वही, आप अपने मन से कुछ नहीं कह सकते। तो वही चीज यह है कि व्याख्या की समस्या, यानी कि कोई चीज को जैसे बताया, कोई चीज को बताया, तो सबसे बड़ा समस्या कहां पर आती थी? प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो जानते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, यह समस्या सबसे ज्यादा धार्मिक प्रथा यानी कि रिलीजियस प्रैक्टिस के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। सबसे ज्यादा धार्मिक प्रथा के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। खोजों के दौरान पुरातात्विद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो खोजते थे उसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विद बोलते हैं। तो पुरातात्विद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे सामान मिल जाते थे जिसका धार्मिक रूप से पहचान करना बहुत मुश्किल होता। खोज में आभूषणों यानी कि ज्वेलरी वगैरह से लदी हुई मूर्तियां भी मिली। इन्हें मात्र देविया की संज्ञा दी गई। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा चुका है। ये मात्र जो तरह गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे वाला रो होगा। ठीक है, तो ये मात्र देवी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, तो ये समस्या जो है सबसे ज्यादा किसके साथ था? धार्मिक प्रथा के साथ था। और खोजे गए मतलब कि खोजे के दौरान पुरातात्विक को कई ऐसे सामान मिल जाते थे जिसका धार्मिक रूप से पहचान करना बहुत मुश्किल होता था, जैसे कि खोज में आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां। अब इसको क्या कहेगा आदमी? इसको कहेगा, क्या कहेगा इसको? यही चीज है। तो इसको जो है वहां पर कौन सी संज्ञा दी गई? मात्र देविया की संज्ञा दी गई। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, यानी कि जैसे हम लोग को मालूम है मोहर पर कुछ जानवर भी बनाए गए थे, कुछ जानवर का भी चित्र था, लिपि का भी था और जानवर का भी था। ठीक है, तो मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, ये जानवर का चित्र क्यों था? तो ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि शायद जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उसको समझाने के लिए शायद चित्र दिया हुआ होगा। ये भी विद्वानों का एक तर्क है, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर, इसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक श्रृंगी। तो एक सिंग वाला जानवर मोहर पर बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक श्रृंगी। फिर कुछ मोहरे पर आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुर्दा में बैठा दिया गया है और कभी कभी इसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, इसको आदि शिव की संज्ञा दी गई है। पालती मतलब क्या? जैसे कि कोई मोहर आकृति है जिसको पालती मार्ग मतलब उल्टा करके, जैसे कि अगर यह सीधा आदमी है, ठीक है, सीधा है तो इसको उल्टा करके ऐसे करके बना दिया है। ठीक है, ऐसे करके मतलब उल्टा, जैसे भी आप समझ लीजिए, तो उल्टा करके उस मुद्रा पर बैठा दिया गया है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आदि शिव की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसी को आदि शिव की संज्ञा दी गई। यह आदि जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे आदि ऐसे लिखा हुआ है और एक श्रृंगी सही है, और वहीं पे मात्र देवी जो है आपका ऐसे लिखा हुआ है। ये सब चीज में आप लोग को गलती नहीं करना, मात्र देवी। ठीक है, आप जो भी पढ़ते हैं आप पढ़ लीजिए हिंदी, अगर हिंदी तो आप लोग को आता ही है। अब देखिए, आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के बारे में हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे चैप्टर 2, हिस्ट्री का चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ऋग्वेद है वो आपका वैदिक सभ्यता में भी खोजा गया था, यानी कि चैप्टर 2 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, यह लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित हुआ था, यानी कि इसको लिखा गया था, इसकी रचना जो हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में संकलित हुआ था। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद। सबसे पहले कौन सा बुक आया था? ऋग्वेद। और इसमें रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि पौराणिक परंपराओं यानी कि माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। ठीक है, और ये जो है पौराणिक परंपराओं में मिलता है। ये ऋग्वेद जो है पौराणिक, ये लिखा हुआ पौराणिक लिखा हुआ, पौराणिक होगा, पौराणिक परंपराओं में यानी कि माइथोलॉजिकल ट्रेडिशन में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विलोम में रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति यानी कि पशु का मालिक और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। और यहीं पे इसको जो है यानी कि इसको यहाँ पर हम लोग बात करें शिव के बारे में, तो इसी को जो है ऋग्वेद में ना तो पशुपति, जिसको हम लोग बोलते हैं पशु का मालिक, और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है, ये किस तरीके से जो है अभी भी सब कुछ अधूरा अधूरा है। ठीक है, इस तरीके की व्याख्या करने का जो है यानी कि जो एक्सप्लेनेशन इसका करता है वो भी नहीं कर पाता, यही कारण। अब देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें कौन कौन सा इंपोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सा ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहले तो आप सभी चीज को पढ़िए। सबसे पहले 1875 में इसी वर्ष हड़प्पा की मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 1875 में, इसी वर्ष हड़प्पा की मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। लेकिन खोज जो है वो 1921 में हुआ था। ठीक है, लेकिन 1875 इसी वर्ष जो है हड़प्पा की मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। 1921 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू किया था। और 1921 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में उत्खनन यानी कि एक्सकेवेशन का काम शुरू कर दिया था। 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का काम शुरू कर दिया। 1946 ईस्वी में आर.एम. वेलर ने हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू कर दिया। ठीक है, आर.एम. वेलर ने हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू कर दिया 1946 में। 1955 में एम.आर. राव ने लोथल में खुदाई शुरू कर दी, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद 1960 ईस्वी में बी.बी. लाल और बी.के. थापर ने कालीबंगा में उत्खनन शुरू कर दिया, कालीबंगा। ठीक है, 1990 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खनन शुरू कर दिया। ये धौलावीरा
के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका कहां पर है, गुजरात में ही है। 1986 ईस्वी में अमेरिकी टीम ने हड़प्पा में उत्खनन शुरू कर दिया। जैसे कि बताया कि 1980 के बाद विदेशी भी जो है इस पर दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्टेड हो गए। ठीक है, तो अमेरिकी टीम ने भी हड़प्पा में उत्खनन शुरू कर दिया 1986 ईस्वी में। और 1980 ईस्वी में जर्मन तथा इटली का संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के सतह में अन्वेषण शुरू किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 1980 के बाद लगभग विदेशी लोग जितने भी हैं वो भी अब इसमें खोजबीन करने में, जांच पड़ताल करने में लग गए हैं। उसके बाद 1974 ईस्वी में एम.आर. मुगल ने बहावलपुर में खोज की शुरुआत की। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है आपको रटना तो नहीं है, एक बार देख लेना है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का काम शुरू हुआ था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर यह है कि भाई 1986 ईस्वी में अमेरिकी टीम ने हड़प्पा में उत्खनन शुरू किया। ये भले ही ऑब्जेक्टिव कभी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है पूछ दे, इसलिए आपको एमसीक्यू में याद रखना। ठीक है, और 1980 ईस्वी में जर्मन और इटली संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के सतह में अन्वेषण शुरू किया। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी जो है वो कब इस पर दिलचस्पी लगाने के लिए शुरू कर दिया, इंटरेस्टेड कब हुए, तो 1980 के बाद आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो 1986 में हुआ था, वहीं पे आपका जर्मन और इटली जो है वो 1980 में। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने क्या बताया 1986 वाला, एक 1980 वाला, और एक आपका बताया 1921 ईस्वी में। तो आप जानते हैं हड़प्पा में उत्खनन का काम शुरू हो गया था, और 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो। ये 4 पॉइंट को जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर की यहीं पे समाप्ति होती है। देन क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहीं पे आपको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके पहले एक्सप्लेनेशन को देख लेना है। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, वो आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, वो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, बहुत मजे के साथ, सभी लोग बहुत अच्छे के साथ पढ़े। अब हम लोग बहुत जल्द शुरू, यानी जल्द क्या, कल ही शुरू कर देंगे चैप्टर 2 को, हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।